हेलो दोस्तों, क्यूट्रिक्स 2.0 ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका वेलकम है। हम अपने इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में उत्तराखंड और जो जनरल स्टडीज़ का पोर्शन है उन सबको हम कवर कर रहे हैं। और हमने अपने कुछ लास्ट सेगमेंट में, जिसमें कि हमने उत्तराखंड के भूगोल और उत्तराखंड के इतिहास को बहुत अच्छे से कवर किया है, अब हम UKSSC और UKPSC के द्वारा जो परीक्षाएं आयोजित की जानी हैं, जिसमें कि भारत के संविधान और पॉलिटिक्स से संबंधित कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये एक ऐसा सेगमेंट है कि अगर इसको एक बार बहुत अच्छे से तैयार कर लिया जाए तो ये एक मैथ की तरह सब्जेक्ट है। यहाँ से प्रश्नों के गलत होने की संभावना थोड़ी कम हो जाती है और यहाँ से वही कुछ रटे रटाए प्रश्न हैं जो हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इसको हम अब तैयार कर रहे हैं। हमने अपने लास्ट वीडियो में क्या किया था कि भारतीय संविधान और पॉलिटी जिसको हम कहते हैं, ये दो चीज़ें जो हैं, इनके जो मूलभूत अवधारणाएं हैं कि संविधान किसे कहते हैं, संविधान किस तरह का होता है, इसके अलावा हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो थी भारतीय संविधान की वो भी कवर करी थी। तो अब हम उसी चीज़ को एक नए स्वरूप में समझने की कोशिश करेंगे। तो आज जो हमारा ये वीडियो होगा ये बेहद महत्वपूर्ण होगा इस टॉपिक से संबंधित। तो हमारा जो सेगमेंट है वो है भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, ये हमारा वो सेगमेंट होगा जिसको हमें यहां पर तैयार करना है। तो कल हमने जो अपना वीडियो देखा था उसमें हमने जिन बुनियादी बातों की समझ विकसित की थी, अब उसी को हम आगे बढ़ाते हैं और ये देखते हैं कि जिसको हम संविधान की बात कर रहे हैं, जो कि कलेक्शंस हैं एक तरीके के बुनियादी सिद्धांतों के, नियमों कानूनों के, तो उससे संबंधित जो हमारे पास एक महत्वपूर्ण जानकारी होनी चाहिए कि आखिर वो संविधान जिसको हम कह रहे हैं ये संविधान है, जो कि एक तरह से समूह है, एक कलेक्शन है किसका, आर्टिकल्स का, या कई सारे जो उसमें प्रक्रियाएं हैं, नियम हैं, उन सभी का। तो व्यवस्थित कैसे किया गया है, तो ये हमारा, इसको हम ऐसे समझ लें कि जो ये संविधान है, इस संविधान में क्या है, सबसे बड़े पोर्शन जो होंगे वो इसके कहलाते हैं खंड। ये कहलाते हैं इसके, एक तरीके से हम इसको ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे कि ये जो संविधान की जो पुस्तक है, इसको हम ऐसे समझ लें कि ये जो संविधान है, ये जो संविधान है, इसमें जो सबसे बड़ा जो पोर्शन होगा वो होंगे इसके भाग। कि संविधान का जो एक तरह से विभाजन हुआ है वो कई अलग अलग भाग में किया गया है। जैसे कि भाग 1 राज्य और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है, भाग 2 नागरिकता से संबंधित है। तो इस तरह की चीजें हैं। तो एक तो हम उसको देखेंगे। तो एक चीज तो हुआ कि ये हमारा संविधान हुआ। संविधान क्या होता है इसको हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में देखा था। उसके नीचे हमें यह समझ में आता है कि संविधान जो ये एक पुस्तक है जिसमें कि किसी देश का शासन कैसे चले, इसका कुछ बुनियादी ज्ञान उसमें रहता है, बुनियादी बातें रहती हैं। तो वो जो एक कलेक्शन है, वो एक बुक है, वो कई सारे भाग में विभाजित होती है। तो कई सारे पार्ट्स में विभाजित होती हैं। तो ये भाग होते हैं और भाग जो होते हैं उसके नीचे हमें कई सारे अध्याय दिखाई देते हैं।
ये संविधान की जो एक तरह से जो उसका स्ट्रक्चर है उसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो भाग होते हैं संविधान के अंदर वो कुछ अध्यायों में बटे होते हैं। अध्याय से नीचे हमें जो चीज़ दिखती है अध्यायों में वो दिखते हैं अनुच्छेद, वो हमें दिखाई देते हैं अनुच्छेद के रूप में। इसके बाद जो अनुच्छेद होता है वो कुछ खंडों में भी कहीं हमें बटे हुए दिखते हैं। कुछ अनुच्छेद तो सिंपल एक ही पॉइंट होगा, जैसे कि अनुच्छेद 1 भारत राज्यों का संघ है, बात खत्म हो गई। लेकिन कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं जिनमें कुछ खंड होंगे और इन खंडों के भी कुछ उपखंड होंगे। तो हमें इन तमाम चीज़ों को देखना होगा। तो ये सारी चीज़ें इस संविधान के अंतर्गत होती हैं। एक संविधान के अंतर्गत भाग होते हैं, दूसरा संविधान के अंतर्गत उन भागों के अधीन कई सारे चैप्टर्स होते हैं, अध्याय होते हैं। हर अध्याय में जो हमें पॉइंट्स देखने को मिलते हैं जिनको अनुच्छेद कहा जाता है, बहुत सारे अनुच्छेद होते हैं। इसके अलावा इसमें खंड भी देखने को मिलते हैं, उपखंड भी देखने को मिलते हैं। तो इसको हम थोड़ा बहुत इसको हम समझेंगे। उससे पहले इसके थोड़ा हम ये समझ लें कि इनको इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो संविधान जिसको हमें पता ही है कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। भाग मतलब संविधान के अंदर जो पार्ट्स हैं वो क्या हैं। अध्याय मतलब संविधान में चैप्टर्स कौन कौन से हैं। दरअसल ये इंग्लिश का मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस वाले टॉपिक को अगर हम कुछ ऐसे शब्द हैं जो विशुद्ध हिंदी में थोड़े बहुत कठिन नज़र आएंगे, उनको हम जो आम बोलचाल की भाषा में उनके लिए हम अंग्रेजी का शब्द उपयोग कर सकते हैं। कि बहुत लोगों को संविधान का आर्टिकल्स बोलते हुए सुना गया होगा, उसको अनुच्छेद बोलना थोड़ा कम प्रचलित शब्द है। लोग धारा बोल देते हैं, लेकिन वो धारा नहीं है, अनुच्छेद बोला जाता है उनको। तो उसको अभी हम देखेंगे, इसको हम इंग्लिश में आर्टिकल्स कहते हैं। इसके अलावा जो खंड हैं उसके लिए क्लॉज और उपखंड के लिए सब क्लॉज कहा जाता है। ये सारे मैं उदाहरण के तौर पर बताऊंगा। तो यहां पर हमने ये देखा कि जो भारतीय संविधान है, अगर उसकी बात की जाए भारतीय संविधान, तो इसमें मूलतः भारतीय संविधान में 22 भाग व 8 अनुसूचियां। ये अनुसूचियां क्या होती हैं ये भी हम देखेंगे। तो इसमें मूलतः 22 भाग और 8 अनुसूचियां हमें देखने को मिलती हैं। तो ये है कि भारतीय संविधान में मूलतः 22 भाग और 8 अनुसूचियां दिखाई देती हैं। और इस समय अगर इस समय की बात की जाए तो अब हमारे संविधान में 25 भाग और 12 अनुसूची दिखाई देती हैं। तो ये 3 अनुसूचियां बाद में जोड़ी गई हैं। तो इसको हम इसी तरीके से देखते हैं कि हमारे संविधान का जो हमारे संविधान के भीतर जो इस समय अलग अलग भाग हैं उनकी संख्या 25 है और अनुसूचियों की संख्या 12 है। इसको हमें यहाँ पर समझ लेना चाहिए। अब हम ये जो हमने तमाम तरह की चीज़ें देखी हैं, भाग, अध्याय, अनुच्छेद, खंड, उपखंड, जब हम संविधान के अंतर्गत आगे बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे तो उसमें हमें इन्हीं तरह के शब्दों से हमारा सामना होगा। तो इनको हम थोड़ा समझ लेते हैं कि संविधान के अंतर्गत जो भाग कहे जाते हैं कि पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा मूल अधिकारों का भाग है, चौथा नीति निर्देशक तत्वों का भाग है। इस तरह के जो भाग हैं ये क्या कहलाते हैं, इनका किस तरीके से हम समझ सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण भागों को हमें देखना है। ये 25 भाग नहीं देखने, बस हमें प्रश्न पूछा जा सकता है खासतौर से ग्रुप सी एग्जामिनेशंस में कि मूल अधिकार
जो संविधान के अंतर्गत मूल अधिकार लिखे गए हैं वो किस भाग में हैं, तो ये पता होना चाहिए। तो उसको अभी हम देखेंगे यहां पर। तो अब चलते हैं सबसे पहले हमारा जो पहला टॉपिक होगा इसी में, वो ये है कि अगर हम संविधान को देखें तो उसमें सबसे पहले हमें जो भाग या पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं, पार्ट दिखाई दे रहे हैं, वो क्या होते हैं। तो एक तरीके से जो संविधान है वो अगर व्यवस्थित फॉर्म में हो, क्योंकि बहुत सारी बातें होती हैं किसी देश का शासन चलाने के लिए, राज्यों में किस तरह का शासन होगा, केंद्र में किस तरह का शासन होगा, ये तमाम व्यवस्थाएं उस संविधान के अंतर्गत एक प्रॉपर फॉर्म में हो, इसलिए अलग अलग विषयों को अलग अलग भागों में रख दिया जाता है। कि कहीं कोई देश की सीमा निर्धारित करनी है तो वो पहले भाग में, देश में रहने वाले लोग कौन होंगे, कौन नागरिक होंगे, तो वो दूसरे भाग में, फिर उन नागरिकों का अधिकार क्या होगा वो तीसरे भाग में, अब राज्य के क्या दायित्व होंगे वो चौथे भाग में, जिसको हम केंद्र कहते हैं वो केंद्र क्या होता है, जिसको राज्य कहते हैं वो राज्य क्या होता है। ये तमाम चीज़ें जिन भागों में, जिन बड़े बड़े ब्लॉक्स में संविधान के अंतर्गत लिखी गई हैं वो भाग कहलाते हैं। तो इनको कह सकते हैं कि संविधान के अंतर्गत बड़े विषयों का एक व्यवस्थित ये एक स्वरूप होता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि भारतीय संविधान जो है वो कई सारे भागों में विभाजित है, और उन भागों में जो इसका विभाजन है उसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं, और जो एक तरीके से हमें बहुत अच्छे से इस बात को देखना चाहिए कि संविधान के अंतर्गत जो भाग हैं वो बड़े विषयों को एक व्यवस्थित स्वरूप में अलग अलग हिस्सों में रखते हैं। जैसा कि अभी हमने देखा, ये सारे पॉइंट्स बहुत परीक्षा के दृष्टिकोण से जरूरी हैं कि भारतीय संविधान का मतलब कि वो संविधान जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, ये सारे किस तरह बना, कौन कौन से लोग उसमें रहे, कब साइन हुए, ये सारी चीज़ें मैं अभी बताऊंगा। अभी सिर्फ हम संविधान, वो जो बुक है जो बन के तैयार हुई है, उसमें अलग अलग जो विशेषताएं हैं और जो उसका स्ट्रक्चर है वो हम देख रहे हैं। तो भारतीय संविधान जो मूलतः अगर बात की जाए तो उसमें अभी हमने देखा था, इसमें भाग की संख्या कितनी है, 22 है। तो भारतीय संविधान में मूलतः 22 भाग दिखेंगे, और वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने भाग हैं, 25 भाग हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में 25 भाग देखने को मिलते हैं। तो ये इस भाग से संबंधित कुछ बातें हैं। अब इसमें से जो परीक्षा के दृष्टिकोण से हमें देखना है कि अगर हम संविधान के अंतर्गत भाग 1, भाग 2, भाग 3, इन तमाम भागों को अगर देखें, ये बिल्कुल प्रश्नों के रूप में पूछे जाते हैं। तो अगर इनकी बात की जाए तो इनको जरा सोचना चाहिए कि ये कहाँ कहाँ हमें देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो हमारे इन भागों के अंतर्गत जो भाग 1 जिसको हम कह रहे हैं, भारतीय संविधान का जो भाग 1 है उसको वो किससे संबंधित है, ये प्रश्न सीधे आ जाएगा। तो ये याद रखें
दरअसल अगर हम देखें तो एक मार्केट में बेयर एक्ट भी आती है, एक छोटी सी संविधान का एक प्रतिरूप देखने को मिलता है। उसमें तमाम तरह की चीज़ें व्यवस्थित फॉर्म में लिखी रहती हैं कि कौन से पार्ट्स हैं, कौन से उसके चैप्टर्स हैं, कौन से आर्टिकल्स हैं। तो एक बेयर एक्ट होना चाहिए जो सबके पास जो इस संविधान के पोर्शन को पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उसको हमें बहुत गहराई से टेक्निकल फॉर्म में नहीं देखना है। जैसा कि मैंने बताया कि हम यहाँ पर जो भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था को पढ़ रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ यूके SSS और यूके PSC के जो एग्ज़ाम्स हैं उनको क्वालिफाई करने के लिए पढ़ रहे हैं। हम उसको एक लॉयर की तरह, एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्टूडेंट की तरह या एक पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट की तरह नहीं देख रहे हैं। तो जो भाग 1 है वो संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र से संबंधित है। इसको याद करें, मैं एक एक एंगल को बताऊंगा, लेकिन प्रश्न जब पूछ दिया जाता है कि भाग 1 भारत संविधान का भाग 1 किससे संबंधित है, तो संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है। दूसरा भाग जो है वो भारतीय संविधान का नागरिकता से संबंधित है। बहुत ज्वलंत मुद्दा है नागरिकता। NRC की बात होती है और जिस तरीके से नागरिकता संशोधन विधेयक लाया गया, कानून बन चुका है, उससे संबंधित कई तरह के प्रश्न आते हैं। तो एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन ग्रुप C में पूछा जा सकता है कि नागरिकता भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत है, तो वो भाग 2 के अंतर्गत पूछी जाती है। भाग 3 के अंतर्गत क्या आएगा, वो आएगा मूल अधिकार। भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत मूल अधिकार रखे गए हैं और भाग 4 के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक मतलब पॉलिसी को डिटरमाइन करने वाले वो प्रिंसिपल्स रखे हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो हैं, इनको कहा जाता है, ये भाग 4 के अंतर्गत हैं। तो ये हम इन 4 बिंदुओं को बहुत अच्छे से समझ लें कि संविधान के अंतर्गत जो हमें सबसे बड़ा पोर्शन देखने को मिल रहा है वो किसका है, वो भाग का है। संविधान कई भागों में हमें विभाजित होते हुए दिखती है और ये जो संविधान है जो कई भागों में बटे हुए हैं, इनमें से कुछ बहुत महत्वपूर्ण हमारे पास पोर्शन आ जाता है जो हमें यहाँ पर दिखाई देगा कि कई भागों में 25 भाग हैं वर्तमान में, और इन 25 भागों में से जो कुछ महत्वपूर्ण भाग हैं वो यहाँ हम देख रहे हैं। तो जैसे कि यहाँ हमने देखा कि ये जो भाग होते हैं वो बड़े बड़े विषयों को एक व्यवस्थित फॉर्म में संविधान के अंदर फिट कर देते हैं। जैसे अगर पूछा जाए कि संविधान के अंतर्गत चलो पता करो कि नागरिकता से संबंधित क्या बातें हैं, तो बातें अगर बिखरी हुई होती तो हमें समझ में नहीं आता। अब सीधे उनको एक सेकंड ब्लॉक में रख दिया गया है, सेकंड पार्ट में रख दिया गया है, तो वहीं पर सारी की सारी नागरिकता से जुड़ी बातें रखी जा चुकी होंगी। तो ये हम देख सकेंगे कि भाग 1 संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है, भाग 2 नागरिकता से संबंधित है, भाग 3 मूल अधिकारों से संबंधित है और भाग 4 जो है वो नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। कुछ ऐसे ही कुछ दूसरे चीजें, जैसे कि अगर ये बातें अगर मैं हटाऊं और कुछ दूसरे भाग भी जो कि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं विभिन्न पॉइंटों में, तो उसको अगर लिखा जाए तो यहाँ पर ये समझा जा सकता है कि भारतीय संविधान का जो भाग 5 है वो संघ से जुड़ा हुआ है, जिसमें कि संघ क्षेत्र से बात इसमें होती है, संघ के मामले इसमें आते हैं, जैसे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, ये तमाम चीज़ें। एक कैग आता है,
वो इस तरह की जो चीज़ें हैं, उच्चतम न्यायालय जो केंद्र से जुड़ी हुई जो बातें हैं वो इसके अंतर्गत होती हैं। इसी तरीके से भाग 6 के से जुड़ा प्रश्न आ सकता है कि भाग 6 भारतीय संविधान के अंतर्गत किस भाग के किसका नेतृत्व करता है। तो जो भाग हम देख रहे हैं, भाग 6, वो राज्यों से संबंधित चीजें उसमें आती हैं। राज्य से जुड़े हुए जितने मामले हैं, राज्यों से जुड़े हुए जो मामले हैं वो भाग 6 के अंतर्गत आता है। मतलब जैसे कि ये देखें कि उत्तराखंड के राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होगी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को शपथ दिलाना, ये सारी चीजें जो हैं, या जो हाई कोर्ट है उत्तराखंड का वो किस तरीके से काम करेगा, ये सारी बातें भारतीय संविधान, ये केवल उत्तराखंड का नहीं, कोई भी राज्य की बात है, तो वहाँ पर किस तरीके से ये सारी व्यवस्थाएं होंगी वो संविधान के जिस भाग में लिखी गई हैं वो भाग कौन सा है, भाग 6 है। तो ये प्रश्न आ सकता है कि भारतीय संविधान का जो भाग 6 है वो उसमें उत्तराखंड के हाई कोर्ट की शक्तियों को वर्णित किया गया है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि भाग 6 में उत्तराखंड के हाई कोर्ट की शक्तियों को, राज्यपाल की नियुक्ति को और इस तरह की कई सारी चीज़ें जो हम देखेंगे वो इसी भाग 6 के अंतर्गत हैं। इसके अलावा कुछ जो महत्वपूर्ण भागों की बात करी जाए तो भारत के संविधान में अब वर्तमान में हम देखें तो एक भाग गायब है। वर्तमान में भारतीय संविधान का वर्तमान स्वरूप भाग, क्योंकि 6 तक हमने देखा, भाग 7 जो है, जो भारतीय संविधान में वर्तमान में भाग 7 नहीं है। अगर आप वो जो मैं बेयर एक्ट बता रहा हूं, अगर उसमें देखेंगे तो जो पार्ट 7 है वो वहां नहीं दिखाई देता है, वो अब हटाया जा चुका है। क्यों? क्योंकि मूलतः संविधान के अंतर्गत जो हम आज राज्य कहते हैं कि एक केंद्र होता है, एक राज्य होता है, एक केंद्र शासित प्रदेश होता है। जैसे कि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, उत्तराखंड एक राज्य का है, और जो संघ की सरकार है, भारत सरकार है, वो केंद्र की सरकार जिसको हम कहते हैं वो है। लेकिन शुरुआत में जब भारत का संविधान बना तो उसमें राज्य जो हैं उनके 4 भाग करे गए थे। तो वो अभी हम देखेंगे। तो अब वो सब मिलाकर एक ही राज्य बना दिया गया है, तो और केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं। तो ये भाग 7 को हटा दिया गया है, हटा दिया गया है। तो ये हम यहाँ पर देख सकते हैं कि वर्तमान में भारतीय संविधान का कौन सा भाग नहीं है। ये प्रश्न होगा तो इसका आंसर होगा कि भाग 7 जो है वो भारतीय संविधान से हट गया है। तो यहाँ पर ये बात यहाँ समझने वाली थी कि भारतीय संविधान से ये वाला पोर्शन हटाया जा चुका है। तो अगर हम इसके आगे के कुछ भागों को समझने की कोशिश करें तो जैसे कि अभी हमने देखा कि भाग 7 जो है वो भारतीय संविधान के अंतर्गत मेंशन अब नहीं है, पहले वो था। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो पूछे जा सकते हैं कि भारतीय संविधान का जो भाग 14 है, पार्ट 14 है, वो किससे संबंधित है? तो बहुत महत्वपूर्ण, वो
अखिल भारतीय सेवाओं, अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित जो पोर्शन है वो भाग 14 के अंतर्गत रखा गया है। जैसे कि जो आईपीएस, आईएफएस जैसी सर्विसेज हैं, इंडियन जो फॉरेस्ट सर्विस है और जो इंडियन पुलिस सर्विस है, इस तरह की जो सेवाएं हैं, उनकी शक्तियां हैं, वो सब भाग 14 के अंतर्गत रखी गई हैं। इसके अलावा भारतीय संविधान के भाग 15 के अंतर्गत ये सारे प्रश्न बनते हैं। यहाँ से जो महत्वपूर्ण जो पार्ट्स हैं, भाग 15 किससे संबंधित है? वो है निर्वाचन, निर्वाचन से संबंधित है। जैसे कि जो हम कहते हैं चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग जो है, उसकी शक्तियाँ, ये सारी चीज़ें जो मेंशन हैं वो इसी में मेंशन करी गई हैं। तो भाग 15 जो है वो कुल मिलाकर भारत के संविधान के अंतर्गत, भाग 15 के अंतर्गत निर्वाचन से संबंधित चीज़ें रखी गई हैं। अब हम इसके अलावा उतने ज़्यादा हमारे पास चीज़ें नहीं बचती हैं जिनको हमें पढ़ना है। भाग के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण हमारे पास कुछ भाग दिखाई देते हैं। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो कुल मिलाकर हमारे पास जो भाग आते हैं वो जो हम देखेंगे तो दो और महत्वपूर्ण हमारे पास कुछ भाग हैं जो हम देख लेते हैं, जहां से प्रश्न बन सकते हैं और वो बिल्कुल पूछे जाएंगे। तो अभी तक हमने कितने पार्ट देख लिए? अभी तक हमने पार्ट 1, 2, 3, 4, उसके बाद 5 और 6, उसके बाद 14 और 15 देखा। अब इसी तरीके से आगे हम देखते हैं कि संविधान का भाग 17 और संविधान के भाग 18 की बात अगर करी जाए तो वो मुख्य रूप से किससे संबंधित प्रतीत होते हैं। तो ये दोनों महत्वपूर्ण हमारे पास भाग नजर आते हैं संविधान से संबंधित। तो जो भारतीय संविधान का यहाँ पर हम देखेंगे कि भाग 17 जो है वो आपातकालीन शक्तियों से संबंधित है। मतलब देश में कभी जब इमरजेंसी जिसको कहा जाता है कि इमरजेंसी लग गई, ये शब्द हमने सुने होंगे, तो उस समय नागरिकों के जो अधिकार हैं वो सीमित हो जाते हैं, प्रक्रियाएं उस तरह नहीं रहती हैं जैसे कि सामान्य काल में रहती हैं। तो ये सारी जो बातें हैं, ये भी महत्वपूर्ण पोर्शन है आपातकालीन शक्तियों का। ये किस में है? ये भाग 17 के अंतर्गत भारतीय संविधान में हमें देखने को मिलता है। इसी तरीके से जो भारतीय संविधान का भाग 18 है वो जुड़ा है राजभाषा से संबंधित, ऑफिशियल लैंग्वेज जिसको कहते हैं। हिंदी एक ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो एक चीज़ तो अभी यहीं पर देख लें कि जो हम बात करते हैं कि हिंदी जो भाषा है वो हमारी राष्ट्रभाषा है, नहीं, वो राष्ट्रभाषा नहीं है, वो राजभाषा है। वो ऑफिशियल लैंग्वेज के अंतर्गत अंग्रेजी के साथ प्रयुक्त की जाती है। क्योंकि हिंदी को अगर राष्ट्रभाषा बनाया जाएगा तो शायद जो नॉर्थ ईस्ट और दक्षिण भारत के राज्य हैं उनमें भाषाई आधार पर एक तरह से एक असहमति नज़र आएगी, क्योंकि उन लोगों को हिंदी बहुत अच्छे से बोलने नहीं आती है। तो यहाँ पर हमने देखा कि राजभाषा जो है वो भारत के संविधान के 18 के अंतर्गत लिखी गई है। इसी तरीके से एक अंतिम हम देख लेते हैं। वैसे तो पूरे 25 भाग हमें नहीं देखने हैं। जो भाग 20 है, भाग 20 है, वो किससे संबंधित है? संविधान संशोधन यहीं से जुड़ा हुआ है। तो
अभी हमने इससे पहले भारतीय संविधान के स्ट्रक्चर को देखा कि उसमें भाग हैं, उसमें अध्याय हैं, उसमें अनुच्छेद हैं, खंड हैं, उपखंड हैं। तो उसमें जो सबसे बड़ा पोर्शन था भाग का, उसको हमने समझा और हमने उसमें ये समझने की कोशिश की कि भारतीय संविधान का जो भाग 1 है वो किससे संबंधित है, संघ एवं राज्य क्षेत्र से। जो भाग 2 है वो नागरिकता से संबंधित है। जो भाग 3 है वो मूल अधिकारों से संबंधित है। और जो भाग 4 है वो किससे संबंधित है, नीति निर्देशक तत्वों से। भाग 5 संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, ये संघ से जुड़ा हुआ। और जो भाग 6 है वो राज्यों से जुड़ा हुआ है, जिसमें कि राज्यों की, जैसे कि उत्तराखंड के राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होगी, उनका कार्यकाल कैसे होगा, उत्तराखंड का जो हाई कोर्ट है, जो यहाँ के महाधिवक्ता हैं, इनसे जुड़ी हुई तमाम चीज़ें, राज्य वित्त आयोग का जो पोर्शन आता है, जो राज्य के दूसरे महत्वपूर्ण संगठन होते हैं उनका जो पोर्शन आता है वो इसी भाग 6 के अंतर्गत आएगा। इसी तरह से भाग 14 जो है वो अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित, भाग 15 जो है वो निर्वाचन से जुड़ा हुआ होता है। तो इसको अभी हमने पीछे देखा। इसके साथ साथ जो भाग 17 है वो सीधे आपातकालीन शक्तियों से जुड़ता है। जो भाग 18 है वो किससे, राजभाषा से संबंधित है। और जो भाग 20 है वो संविधान संशोधन से संबंधित है। तो इस तरीके से हमने देखा कि संविधान के अंतर्गत बड़े बड़े टाइटल्स के अंतर्गत कई सारी बातें बड़ी व्यवस्थित फॉर्म में रखी गई हैं। तो ये जो बड़े टाइटल्स हैं इन्हीं को संविधान में भाग कहा जाता है। पूरे के पूरे संविधान में मूलतः 22 भाग थे, अब संविधान में कितने भाग हैं, 25 हैं। तो ये चीज़ें हमने यहाँ पर देख ली। तो अब यहाँ से हम भाग के बाद दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होगा, दूसरा जो इसका अनदर क्लासिफिकेशन होगा वो होगा कई भागों में। ये जो भाग होते हैं इसमें क्या होते हैं, संविधान में चैप्टर्स होते हैं। तो उन चैप्टर्स को हमको यहाँ पर देखना होगा। तो अभी हमने जो भाग देखे, अब भागों से नीचे हमें इन चैप्टर्स को देखना होगा। तो अब हम बात करते हैं इस संविधान की के अंतर्गत जो भाग हैं, इन प्रत्येक भाग में हमें कई सारे अध्याय, ये जो अध्याय दिखाई देते हैं ये क्या हैं, तो इसको हम यहाँ पर समझते हैं। तो जैसे हम बात करें अध्यायों की, अध्याय या जिसको हम कहते हैं चैप्टर, तो ये होता क्या है, क्यों चैप्टर्स की ज़रूरत पड़ती है, चैप्टर्स क्या हैं। तो क्या होता है कि जैसे कि हमने संविधान के अंतर्गत एक बहुत बड़ा मुद्दा देख लिया अध्यायों का, तो अब इसके बाद हम देखते हैं कि अलग अलग चैप्टर्स होंगे। वो कौन सा चैप्टर्स किससे जुड़ा है ये तो नहीं कभी पूछा गया है, किस चैप्टर से कौन सी बातें आएंगी, लेकिन हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कि भारतीय संविधान में जैसे भाग 5 है, ये भाग 5 है, मतलब ये संघ से जुड़ा हुआ जो केंद्र है उससे जुड़ी हुई जो केंद्रीय संघ से संबंधित जो मामले हैं वो इसके अंतर्गत रखे जाते हैं। संघ से संबंधित जो मामले हैं वो भाग 5 के अंतर्गत रखे गए हैं। अब इसमें कई सारे चैप्टर्स हैं, जैसे कि इतने बड़े संघ से संबंधित तो बहुत सारे मामले हो जाएंगे। राष्ट्रपति से जुड़ा हुआ मामला, प्रधानमंत्री से जुड़ा हुआ मामला, उच्चतम न्यायालय से जुड़ा हुआ मामला। तो यहाँ हम ये समझें कि चैप्टर्स जो होते हैं, जैसे कि भाग 5 के अंतर्गत अध्याय 1 जो है वो किससे संबंधित है, राष्ट्रपति से जुड़ा हुआ है। तो भारतीय संविधान के भाग 5 के अंतर्गत
अध्याय 1 जो है वो राष्ट्रपति से जुड़ा हुआ है, जिसमें राष्ट्रपति से संबंधित कई सारी बातें कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा, उनकी नियुक्ति कितनी होगी, उस पद की योग्यता क्या होगी, ये सारी बातें उसमें लिखी गई हैं और इसको हम उसी बेयर एक्ट में बहुत अच्छे फॉर्म में देख सकते हैं। तो खैर यहाँ पर ये देख लिया जाता है कि प्रश्न बन सकता है कि संविधान के अंतर्गत जो भाग हैं उनके अधीन जो अध्याय हैं वो क्या होते हैं, या उस पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति भारतीय संविधान के किस अध्याय में वर्णित किया गया है, भाग के किस अध्याय में है। तो इस तरह के प्रश्न यहाँ पर बन सकते हैं। जो शुरुआती भाग हैं, भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, इसमें कोई भी अध्याय नहीं है। यहाँ पर ये बात देखना होगा कि हमारे जो शुरुआत के जो पार्ट हैं, जो भाग हैं, भाग 1 से लेकर भाग 4 तक, इसमें कोई भी हमारे पास चैप्टर नहीं है, कोई चैप्टर नहीं है। छोटे छोटे भाग हैं, छोटे पार्ट्स हैं, लेकिन भाग 5 जो है उसमें सबसे बड़ा पोर्शन हमें अध्यायों का जो दिखता है वो यहीं से शुरू होते हैं। तो ये हमारे लिए यहाँ समझना इनको ज़रूरी है कि जो भाग एक तरीके से हमारे पास जो भाग 5 है उसमें इसी तरह के हमारे पास चैप्टर्स यहीं से शुरू होते दिखते हैं। तो इसी तरीके से संविधान के अंतर्गत अलग अलग बहुत सारे भाग हैं, तो उनको हम यहाँ पर देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अब इसी क्रम में जो अगली चीज़ हम देखेंगे वो इसको अगर मैं बहुत टेक्निकल रूप में ना कहूँ तो अभी खैर हम देखेंगे कार्यपालिका क्या होती है, न्यायपालिका क्या होती है। तो भाग 5 के अंतर्गत जो अध्याय 1 है वो संघ की कार्यपालिका से संबंधित होता है, जिसमें हम राष्ट्रपति और ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो चैप्टर्स को हमने यहाँ पर देख लिया। अब इसके बाद अब हमारा शुरू होगा जो अगला इसमें सेगमेंट होगा, वो अब हम इसमें देखेंगे। तो इन अध्यायों के नीचे जो हमारे कुछ पोर्शंस आते हैं जिनको हम कहते हैं अनुच्छेद। तो ये अनुच्छेद क्या होते हैं, जैसे हमने भाग देखे तो ये अनुच्छेद क्या होंगे, इनको हम देखेंगे कि जैसे हमने भाग देखे, मान लीजिए भाग 5 की बात की जाए, भाग 5 के अंतर्गत हमने एक चैप्टर देखा, एक अध्याय देखा। वो अध्याय क्या था, अध्याय 1 था जो किससे संबंधित था, संघ की कार्यपालिका से संबंधित था। तो इस संघ की कार्यपालिका जो कि चैप्टर 1 का हिस्सा है, इसके अधीन हमें क्या होंगे, जैसे कि आर्टिकल्स, अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक जो ये सारे मामले हैं वो इस संघ की कार्यपालिका से जुड़े हुए हमारे पास देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर ये जो सबसे बड़ा भाग है संघ की कार्यपालिका जो हम देख रहे हैं भाग 5 के अंतर्गत, उसका जो अध्याय है उसी में हमें कई सारे आर्टिकल्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो जैसे पूछ दिया कि 52 आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक की जो स्थिति है वो किस भाग के अंतर्गत आती है, तो वो भाग 5 के अंतर्गत है। तो ये पूरा का पूरा जो अनुच्छेद 52 से लेकर 151 है वो हमें कहाँ दिखाई देता है, वो चैप्टर, वो हमारा भाग 5 के अंतर्गत आता है। यही भाग 5 कई सारे चैप्टर्स में जो विभाजित हैं वो हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अनुच्छेद क्या होते हैं, वो इस बड़े भाग के अंतर्गत जो विभिन्न अध्याय हैं उन अध्यायों में जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो पॉइंट वाइज में जो लिखी होती हैं वही अनुच्छेद होते हैं। तो इसको अगर मैं और इसको बहुत आसानी से बताऊं तो संविधान के जो भाग 1 है जिसके अंतर्गत कोई चैप्टर नहीं है, इसमें
भाग 1 के अंतर्गत जो अनुच्छेद 1 है वो ये कहता है कि भारत राज्यों का क्या है, संघ है। अब इसका मतलब क्या है ये अभी बाद में बताऊंगा। तो ये अनुच्छेद 1 है, अनुच्छेद 1 में ये लिखा हुआ है कि भारत राज्यों का संघ है। इसी तरीके से भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक, अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक जो है हमें मूल अधिकार यहां पर दिखाई देते हैं। तो ये जो हमारे पास पोर्शन है, जो ये हम कह रहे हैं कि 12 से 35 तक, इसमें क्या है, जैसे अनुच्छेद 20 है, अनुच्छेद 21 है, अनुच्छेद 18 है। अनुच्छेद 18 में जैसे कहा गया है उपाधियों का अंत, कोई व्यक्ति उपाधि नहीं धारण करेगा, महाराजा धीराज जैसी उपाधि या राय बहादुर की उपाधि, ये सारी उपाधियां जो ब्रिटिश काल में रहती थी, नाइट की उपाधि, ये समाप्त मानी जाती हैं जब से भारत आज़ाद हुआ। तो ये उपाधियां बिना राष्ट्रपति की अनुमति से कोई नहीं धारण कर सकता है। तो इस तरह की बातें इन्हीं अनुच्छेदों में लिखी हैं, तो इनको हमें अभी देखना होगा। कुल मिलाकर अब हम इसके सबसे छोटे पार्ट की तरफ चलते हैं, और वो पार्ट क्या है वो हम यहाँ देखेंगे कि इसी तरह अध्यायों में से नीचे हमें अनुच्छेद दिखेंगे, अनुच्छेद से नीचे हमें खंड और उपखंड देखने को मिलेंगे। तो ये हमारे पास जो भाग है वो ये खंड और उपखंड वाला, इसको हम देखते हैं। तो जैसे अब हम समझ चुके हैं कि संविधान क्या होता है, संविधान के अंतर्गत भाग क्या होते हैं, संविधान के अंतर्गत जो भाग हैं वो हमें कौन से चैप्टर्स की बात करते हैं, जो चैप्टर है वो किस तरीके से अलग अनुच्छेदों की बात करता है। तो अब जैसे कि एक अनुच्छेद है जिसको अब बहुत इसको अप्रभावी कर दिया गया है, आर्टिकल 370। तो जब ये था तो इसमें हमें 370, या इसको हम कह लें इस तरह, 3 बड़ी बातें थी और 3 हिस्सों में थी। जैसे कि एक को कहते थे 370(1), एक को कहा जाता था 370(2) और एक में है 370(3). तो इसको पढ़ा कैसे जाता है, तो इसको कहा जाता है भारतीय संविधान में जो ये भाग 22 के अंतर्गत है, भाग 22 के अंतर्गत। तो भारतीय संविधान के भाग 22 के अंतर्गत अनुच्छेद 370 के खंड 1 में ये बात लिखी गई है। इसको हम ऐसे समझ लेते हैं, खंड 2 के अंतर्गत कुछ बातें लिखी गई हैं और खंड 3 के अंतर्गत कुछ बातें लिखी गई हैं। तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 22 के अंतर्गत आर्टिकल 370 का जो क्लॉज 1 है, जो खंड 1 है, तो ये जो हम ये ब्रैकेट में जो चीज़ लिखी गई 370(1), तो इसी को हम कहते हैं खंड या क्लॉज। इसी से संबंधित एक बात होती है। तो ये हमारा 370 हो गया और उसके नीचे कुछ क्लॉज लिख दिए गए 370(1), 2 और 3। अब 370(1) जो था उसमें 4 सब क्लॉज थे, A, B, C, D करके। तो इनको हम कहेंगे इस तरह कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 370 क्लॉज A का सब क्लॉज B, इसको हम ऐसे लिखते थे। 370 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड 1 का उपखंड C, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड 1 का भाग खंड 1 का उपखंड D, उपखंड 4, इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं। तो ये कहीं हम देख रहे हैं कि कहीं पर ये लिखा है आर्टिकल 370(1)(c), तो इसका मतलब क्या हुआ कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड A का
उपखंड सी या उपखंड ग, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, हिंदी में इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 370 खंड 1 का उपखंड ग, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो इसी तरीके से पूरे के पूरे हमारे संविधान के अंतर्गत खंड और उपखंड अनुच्छेदों से जुड़े हुए लिखे गए हैं। अब जो अनुच्छेद 370 है वो संविधान में निष्प्रभावी कर दी गई है, अब ये व्यवस्था नहीं है। लेकिन यहाँ जो हमने चीज़ देखी, ये हमारा इस पोर्शन को, संविधान, भाग, अध्याय, अनुच्छेदों को समझने के लिए जरूरी था, क्योंकि जैसे एक प्रश्न आ सकता है कि इनको बड़े से छोटे क्रम में व्यवस्थित करने का, तो हम समझ जाएंगे कि सबसे बड़ा जो भाग होता है उसके बाद अध्याय आते हैं, उसके बाद अनुच्छेद आते हैं, और उसके बाद खंड आता है, और फिर सबसे नीचे उपखंड आता है। जैसे कि भाग ए जो हैं उनकी संख्या 25 है। इस समय हमारे पास अनुच्छेदों की संख्या 450 से ज़्यादा हैं। तो ये कुछ संख्याएं हैं जो पूछी जा सकती हैं प्रश्न के फॉर्म में। तो इस तरीके से अब हम संविधान की वो जो पुस्तक है जिसको हम संविधान कहते हैं, उसके अंतर्गत जो बातें लिखी हुई हैं वो भले हमने ना समझा हो, लेकिन वो किस स्ट्रक्चर फॉर्म में लिखी गई हैं, पार्ट्स, सब पार्ट्स, चैप्टर्स जिसको कह सकते हैं, चैप्टर्स, आर्टिकल्स, क्लॉजेज, सब क्लॉजेस, मतलब भाग, अध्याय, अनुच्छेद, खंड, उपखंड, ये सारी चीज़ें हमने इसमें देखी हैं। यहाँ से जो बातें अब इसकी शुरू होंगी वो बहुत हद तक अब जो हैं हम थोड़ी चीज़ों को और गहराई से अब समझना शुरू करेंगे, क्योंकि हमने जो संविधान के अंतर्गत जो उनकी बुनियादी बातें थीं वो हमने बहुत अच्छे से यहाँ पर देख लिया है। अब हम थोड़ा दो बातें और देखते हैं, और दूसरी चीज़ ये भी हो सकता है कि बड़ा भाग कौन सा है और सबसे छोटा भाग कौन सा है। तो अब अगला जो पॉइंट अब यहाँ पर हम देख रहे हैं वो थोड़ा सा इसमें समझते हैं। तो अभी हमने ये चीज़ देखी है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत हमने जो विभिन्न आर्टिकल्स, क्लॉजेज, सब क्लॉजेज लिखने का जो तरीका था वो हमने समझा। हमने ये देखा कि जैसे कि हमने आर्टिकल 370 की बात करें तो आर्टिकल 370 के क्लॉज 1 के उपखंड बी को हमने देखा, या इसको हम देख रहे हैं कि खंड और उपखंड को स्मॉल अक्षरों से दिखाया जा रहा है। उसको स्मॉल अक्षरों से किस तरीके से दिखाया जा रहा है उसको हमने यहाँ पर समझा है। अब हमें ये देखना है कि ब्रैकेट में वो भी अक्षर हैं, इंग्लिश की बात की जाए तो ब्रैकेट में हैं। तो एक चीज़ है, जैसे इसी तरीके से अगर हम बात करें, एक जगह आर्टिकल 39 ए लिखा हुआ है और एक जगह आर्टिकल 39 ए लिखा हुआ है, तो क्या ये दोनों एक ही बात हैं या अलग अलग इसको कह सकते हैं? तो इसको हमें यहाँ पर देखना होगा कि अगर हम आर्टिकल 39 की बात करें तो आर्टिकल 39 ए जो है वो जो स्मॉल में ए में लिखा हुआ है या
दूसरी तरफ जो कैपिटल ए में लिखा हुआ है, ये दोनों बातें एक ही कहीं जाएंगी या अलग अलग कहीं जाएंगी। तो ये बड़ा कंफ्यूज करता है, इसलिए पेपर में हमें इसको देखना होगा। ये अभी हम बेसिक्स थोड़ा देख रहे हैं, थोड़ा समझ रहे हैं संविधान को, आखिर ये खेल क्या है, इसमें जो बातें हैं वो क्या हैं। तो बाद में अभी हम जो चैप्टर आर्टिकल 1 से लेकर प्रीएम्बल का भी पोर्शन देखेंगे, और उसके बाद आर्टिकल 1 से लेकर हम नागरिकता, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, इस तरह की तमाम चीज़ों को, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, उन सबको देखेंगे, संविधान संशोधन को देखेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हमारी कवर हो जाएंगी। लेकिन अभी हम एक दो वीडियोज़ में इन्हीं बेसिक्स को समझ रहे हैं। अगर हम देखें इसकी बात, ये ART का मतलब आर्टिकल, अनुच्छेद। अगर हम बात करें कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 का, या इसको मैं इंग्लिश में 39, अब आर्टिकल क्लॉज ए है तो स्मॉल में लिखा है कि अनुच्छेद 39 का ब्रैकेट में, यानी कि ब्रैकेट में चीज़ें आ गई, तो उसका मतलब क्या हुआ कि हम खंड की बात कर रहे हैं, क्लॉजेस की बात कर रहे हैं। तो इंग्लिश में इस तरीके से, हिंदी में इस तरीके से, और इंग्लिश में 39 स्मॉल ब्रैकेट के अंतर्गत ए लिखा जा चुका है। ये क्या है, ये एक तरीके से इसकी अगर इसका जो क्रक्स लिखा जाए इस आर्टिकल का, वो ये है कि नागरिकों को जीविका, उपार्जन का जो एक अधिकार है वो प्राप्त होना चाहिए। तो चूंकि ये खंड है तो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, उसमें ये बात लिखी गई है। अगर पेपर में ये आए कि अनुच्छेद 39 का ब्रैकेट नहीं है या कैपिटल ए, तो इसको भी क्या हम यही समझेंगे? क्या यही इसमें बातें लिखी गई होंगी? तो ये हमें ध्यान रखना बेहद जरूरी हो जाएगा यहाँ से कि अनुच्छेद 39 का ब्रैकेट वाला और दूसरी तरफ आर्टिकल 39A या आर्टिकल 39 का बिना ब्रैकेट के, क्या ये भी क्लॉज कहा जाएगा, ये भी क्लॉज कहा जाएगा? नहीं, ये 39 क्लॉज ए इसको नहीं बोलेंगे, या 39 खंड का नहीं बोलेंगे, और ना ही इसको 39 जो ब्रैकेट वाला क है उसको इससे तुलना करेंगे। दरअसल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 के अंतर्गत हमें, यहाँ हम देख लें 39 के अंतर्गत हमें खंड क से लेकर च तक, खंड 1 से लेकर खंड 6 तक हमें चीज़ें देखने को मिलती हैं। उसी में आर्टिकल 40 पर जाने से पहले एक बाद में एक चीज़ जोड़ दी गई है 39 का करके या 39A करके। तो ये जो कैपिटल रूप दिखता है संख्या के आगे, आर्टिकल के आगे, वो बताता है कि ये जो आर्टिकल है वो बाद में संविधान में जोड़ा है। इसमें जो बातें लिखी गई हैं वो हैं कि गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान की जाएगी। तो देख सकते हैं कि दोनों चीज़ें हमें एक ही नज़र आती हैं, लेकिन इनका जो अंतर है वो कितना है। अगर प्रश्न में पूछा जा रहा है ये और इसका हम टिक ये कर पाएँ तो ये गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम बात करें, इसको मैं इस तरह से ही बता सकता हूँ कि ये सब नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत जो भाग है उसके अंतर्गत कहानी है ये, कि जैसे भाग 4 के अंतर्गत जैसे अनुच्छेद 36 होगा, फिर अनुच्छेद 37 होगा, फिर यही अनुच्छेद 38 होगा, फिर अनुच्छेद 39 होगा। इस अनुच्छेद 39 का जब हम बात करते हैं तो इसी अनुच्छेद के अंतर्गत हमें जो इसका क हिस्सा दिखेगा उसमें कई सारे
सब क्लॉज आ जाएंगे वो हम देखेंगे। और फिर उसके बाद यहाँ हम समझ लेंगे कि यहाँ पर एक दूसरा एक भाग जोड़ दिया गया है जिसको हम कहते हैं विधिक सहायता, निःशुल्क विधिक सहायता वाला। फिर आर्टिकल 40 होगा, फिर यहाँ आर्टिकल 41 होगा। तो ये हम पैटर्न को समझ सकते हैं। तो ये जो 39A जोड़ा गया था ये 1972 में जोड़ा गया था। तो 39A वाला जो पोर्शन है वो भारतीय, यहाँ पर हमने जो आर्टिकल्स देखे हैं इसमें कब जोड़े गए थे, तो ये बाद में जोड़ा गया। और इस वजह से हम यहाँ देख सकते हैं कि ये हमारे संविधान के अंतर्गत जो 42वां संवैधानिक संशोधन हुआ था, यहाँ हम समझ लें कि 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसको जोड़ा गया था। तो अब हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि जब हम आर्टिकल के अंतर्गत कोई क्लॉज देख रहे हैं तो उसको हमें 39 का करके लिखना होगा। और अगर हम क्लॉज नहीं देख रहे हैं, कोई बहुत बाद में जोड़ी गई चीज़ों को देख रहे हैं, तो ये हमें लगाना होगा। अब इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं। अब इसी एक चीज़ से हमें बहुत सारी बातें संविधान की समझ में आ जाती हैं कि जैसे भारतीय, ये एक प्रश्न देख सकते हैं तो हमारा यहाँ पर पॉइंट क्लियर हो जाएगा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निःशुल्क विधिक मतलब कानूनी सहायता, किसके लिए, गरीबों के लिए निःशुल्क विधिक सहायता की, इस पे हम लिख दें गरीबों के लिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में गरीबों के लिए निःशुल्क विधिक सहायता की बात कही गई है। अब ये बहुत आसान दिख रहा है, सबको पता है 39A में कहा गया है। लेकिन अगर ऑप्शन ऐसे बन गया कि 38, आर्टिकल 38 में अनुच्छेद 38, दूसरा पॉइंट बन गया अनुच्छेद 39A, तीसरा बन गया अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 39A, और फोर्थ बन गया कोई, इनमें से कोई नहीं। तो जिन्होंने थोड़ा बारीकी से इन सब चीज़ों को पढ़ा होगा वो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होंगे कि ये जो 39A है ये 39 क्लॉज ए की बात हो रही है, 39 खंड ए की बात हो रही है। और जो ये 39A है यही वो पोर्शन है जो 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। तो आंसर हो जाएगा सी। तो इस तरीके से हमने बाद में संविधान में जोड़े गए अनुच्छेदों और अनुच्छेदों के अधीन जो क्लॉज हैं उनके बीच का जो अंतर है वो हमने यहाँ पर समझा। हमने ये समझा कि संविधान के अंतर्गत जो अनुच्छेद होते हैं उनमें जो खंड हम लिखते हैं उसको ब्रैकेट के अंदर स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। अगर आर्टिकल के आगे बिना ब्रैकेट के कैपिटल लेटर में कोई अल्फ़ाबेट लिखा है ABC, तो इसका मतलब ये है कि वो हिस्सा बाद में जोड़ा गया है और वो एक अनदर आर्टिकल्स की बात करता है। वहाँ पर हम उसको सब क्लॉज के रूप में नहीं बोलेंगे। अब एक तरीके से हमने क्या कर लिया
कि हमने संविधान के अंतर्गत जो बहुत अलग अलग हिस्से हैं उनको समझा। एक चीज़ बची हुई है, वो है संविधान में जो अनुसूचियां होती हैं जिनको शेड्यूल कहा जाता है, ये क्या होती हैं। दरअसल अनुसूचियां जो होती हैं वो संविधान के पर जो सबसे पीछे का हिस्सा होता है, परिशिष्ट का जो भाग होता है, उसमें सम्मिलित होती हैं। जो संविधान एक बहुत एक बल्कि बुक है, उसमें सबसे लास्ट में इन सब चीज़ों को रखा जाता है, जिसके अंतर्गत वो बातें होती हैं जो आर्टिकल्स के अंतर्गत लिख पाना मुश्किल होता है। जैसे हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अब हमने भाग को समझ लिया है कि भारतीय संविधान के भाग 1 के अंतर्गत क्या लिखा है। मैंने बताया था इसमें कि संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, ये भाग है। ठीक, अब इन भागों में अब जैसे आर्टिकल्स आएंगे, ये तो हमने भाग देख लिए, भाग का नाम देख लिया। अब उसके अधीन, क्योंकि भाग 1 के अंतर्गत कोई चैप्टर नहीं है, तो सीधे आर्टिकल्स आएंगे। तो इसमें आर्टिकल 1 में क्या कहा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ है। भारत राज्यों का एक संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट है। अभी इसको हमें नहीं देखना है, बस हम ये समझ लें कि भारत संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, तो भारत राज्यों का एक संघ है। अब इन राज्यों का अगर हमारे पास जितने राज्य हैं उनके सबके नाम यहाँ पर लिखे जाने लगे तो हमारा जो व्यवस्था है आर्टिकल्स लिखने का संविधान के अंतर्गत, वो बहुत ही ज़्यादा एक हम उसको वेल अरेंज्ड ऑर्डर में नहीं कह पाएंगे। तो इसीलिए जो अनुसूची बनाई गई उसमें वो बातें लिखी गई जो अनुच्छेदों में नहीं लिखी जा सकती हैं, अनुच्छेदों में नहीं लिखी जा सकती हैं, इसीलिए इन अनुसूचियों में लिखा गया। तो जो शेड्यूल 1 है वो क्या है, भारत में जितने राज्य हैं उन राज्यों के नामों को इसके अंतर्गत लिख दिया गया है। यानी कि जो अनुसूची 1 है वो अनुच्छेद 1 से 4 तक की चीज़ों को अपने अंतर समाहित करती है। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर लिखा है कि जो अनुसूची होती है वो क्या होती है, वो उन सब बातों का मिश्रण होती है जो कि आर्टिकल्स, किसी खास आर्टिकल्स में लिखे नहीं जा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इनको समझा है। अब हम अनुसूचियों की संख्या हमें पता ही है, मूल संविधान में मैंने बताया था 8 थी, अब 12 हैं। तो अलग अलग अनुसूचियां हैं, उसको भी देख लेंगे अभी नेक्स्ट वीडियो में हम, तब हम आगे बढ़ेंगे। तो इस तरीके से हमने आज के अपने इस वीडियो लेक्चर के अंतर्गत क्या कर लिया, हमने जो भारतीय संविधान था उस भारतीय संविधान के अंतर्गत जो अलग अलग पॉइंट्स थे, आर्टिकल्स थे, भाग थे, उनकी जो व्यवहारिक नॉलेज थी वो गेन कर ली है। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में हम जो ये 12 शेड्यूल्स हैं वो कौन सा शेड्यूल किससे जुड़ा हुआ है उसको भी अभी हम देख लेंगे। उसके बाद हम भारतीय संविधान के निर्माण की जो प्रक्रिया है, कितने लोगों ने इस पे साइन किया, कौन कौन चुने गए, कब ये पारित हुआ, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, ये सारी चीज़ें हम अब देखेंगे जहाँ से प्रश्न बनते हैं। लेकिन जो आज मैंने बताया है ये उस तरह के प्रश्नों को, क्योंकि कभी कभी बहुत ट्रिकी क्वेश्चन रहता है, जैसा कि अभी मैंने एक एग्जांपल से यहाँ पर बताया था, तो इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चन से बचने के लिए ये 2 वीडियोस जो थे वो ज़रूरी थे। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएंगे वो पूरी तरीके से हमारा जो इस पॉलिटी से जुड़ा हुआ विभिन्न सेक्शंस हैं वो हमारे शुरू हो जाएंगे। तो अगले वीडियो में हम नए टॉपिक से अपनी बात को शुरू करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।